14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था सोहराब वर्दी। उस सोहराब वर्दी ने, देखिए कि जो उस वक्त भी लोग थे जिनको बार बार कहा जाता है कि हम एक थे, हमने सारी लड़ाई आजादी की एक साथ लड़ी, इस बड़े झूठ को मैं फ्रॉड ही कहता हूं। सोहराब वर्दी यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसने अपनी जो लोकल पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, उसको 3 दिन की छुट्टी पे भेजा। सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और कोई डॉक्यूमेंट, मैं बार बार आरएसएस का नाम इसलिए लेता हूं, इस देश में ये एक फैशन हो गया है कि जैसे ही कोई आप तथ्य को कहे तो आपको कॉर्नर करने के लिए इसे आरएसएस का बता दो। कोई ये राइट विंगर है, ये एंटी मुसलमान है भाई, इसलिए झूठी बातें कह रहा है। गूगल के दौर में कुछ छुपाया नहीं जा सकता और नहीं छुप रहा, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, सोहराब वर्दी ने अपने राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी और सड़कों पे हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम हुआ। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आज का समाज डर जाएगा। हेलो दोस्तों, देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, अंग्रेज या कोई और? जानकारों की माने तो आपके पड़ोस में 5 बखत लाउड स्पीकर पर चीखने वाले लोगों के बाप दादे देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। भारतवर्ष के बंटवारे के पहले 1 वर्ष पहले बंगाल में मुसलमानों ने संगठित रूप से डायरेक्ट एक्शन नामक एक कार्रवाई की थी, जिसमें हिंदुओं को काट डाला गया था। 1-2 नहीं, लाखों हिंदुओं को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को भीषण बर्बरता से साफ कर दिया गया था। आपने अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर का तराना जरूर सुना होगा। आपने जेएनयू में खिलाफत 2 दीवारों पर पेंट किया हुआ जरूर देखा होगा। आपने ये स्लोगन जरूर सुना होगा कि हिंदुत्व से चाहिए आज़ादी, कश्मीर को चाहिए आज़ादी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लोगन है। धारा 370 कश्मीर में हटती है और दर्द बांग्लादेश में होता है, क्योंकि वो रिश्ता वही है जिसने देश को बांटा था। अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को। भारत और पाकिस्तान के बंटने के सिलसिले में 2 बहस इस देश में बहुत कॉमन हो गई है और एक नैरेटिव बहुत आसानी से कहा जाता है, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया। यह बहुत दिन तक चला। भारत के 2 टुकड़े अंग्रेजों ने कराए, यह हुआ। फिर यह कहा गया कांग्रेस ने देश को बांटा है, यही हो रहा है। इसी बात विवाद में चल रहा है। बीजेपी कहती है नेहरू जी ने किया, इसने किया, लेकिन जो असली उसका कल्प्रिट है, जो चोर है, हम इसलिए उसके बारे में नहीं बोलते कि जैसे हमको इस्लामिक आतंकवाद कहने में डर लगता है, इसी तरीके से हमने कभी यह नहीं कहा कि भारत और भारत का जो विभाजन था वो भारत की मुस्लिम लीग ने कराया था। और भारत का विभाजन की इंप्लीमेंटेशन जरूर हुआ हो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान बनेगा। तो 1940 में पाकिस्तान बनने की नींव रखी गई थी भाई। फिर अंग्रेज कहां से आ गया? अंग्रेज तो मुस्लिम लीग में था नहीं। लेकिन इस विवाद में कि भारत अंग्रेजों ने बांटा, कांग्रेस ने बांटा, मुस्लिम लीग ने जो असली कल्प्रिट थी उसको हम छोड़ देते हैं और वो कितने खुश हैं कि ये मूर्ख आपस में ही लड़ रहे हैं। उसका क्या अंदाजा नहीं है कि 40 में जब ये अनाउंस हो गया तो बहुत सारे सियालकोट तक वो ट्रेन आती थी जम्मू से चल के, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो बहुत सारे समझदार लोगों को लगा एक महिला पीछे खड़ी हुई है, इतने युवा लोग हैं दुर्ग में, कोई सीट दे दे और आपको सीट ना मिले तो यहां पे आके बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, बैठने से ही मतलब है ना। प्लीज कोई महिला अगर इस हॉल में खड़ी तो ये बड़े उसकी बात है, इतने सारे युवा लोग हैं। तो आप देखिए कि जब वहां डिस्टर्बेंस होने लगा 1944 तक, इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कभी। यह बात अलग है कि वो मामला समाप्त हो गया, लेकिन हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। तो जिनको आना था वो आ गए, जिनको लगा कि अब पाकिस्तान बनना तो है, आज बने या कल बने, रेजोल्यूशन तो हमने ऑफिशियली पास कर ही दिया है, उस पर हम इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे।
14 अगस्त 1946 की घटना किसी को याद है? ये इस देश में ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1946 को इस देश में मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह था कि हम कोई मांग संविधान के माध्यम से तुमसे नहीं मांगेंगे, हम सीधे सड़क पे उतरेंगे। और इस देश में पता नहीं लोग, आज तो गूगल का जमाना है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कम्युनिकेशन इतना है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि आपके पास किसी सोर्स की कमी नहीं है। 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था सोहराब वर्दी। उस सोहराब वर्दी ने, देखिए कि जो उस वक्त भी लोग थे जिनको बार बार कहा जाता है कि हम एक थे, हमने सारी लड़ाई आजादी की एक साथ लड़ी, इस बड़े झूठ को मैं फ्रॉड ही कहता हूं। सोहराब वर्दी यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसने अपनी जो लोकल पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, उसको 3 दिन की छुट्टी पे भेजा। सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, और कोई डॉक्यूमेंट, मैं बार बार आरएसएस का नाम इसलिए लेता हूं, इस देश में ये एक फैशन हो गया है कि जैसे ही कोई आप तथ्य को कहे तो आपको कॉर्नर करने के लिए इसे आरएसएस का बता दो। कोई ये राइट विंगर है, ये एंटी मुसलमान है भाई, इसलिए झूठी बातें कह रहा है। गूगल के दौर में कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और नहीं छुप रहा, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, सोहराब वर्दी ने अपने राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी और सड़कों पे हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम हुआ। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आज का समाज डर जाएगा। खूब खुल्लम खुल्ला, ये मैं इसलिए डेट बता रहा हूं, 14 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ मुस्लिम लीग के कहने से, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे गए। और उस जमाने तो ना बंदूक थी, ना दूसरे वेपन थे, लिटरली तलवारों से जो कत्लेआम होता है, सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, ऐसे लग रहा था कि मतलब सिर्फ लाशें लाशें बिछी हुई हैं। वो तस्वीरें सब अवेलेबल हैं, और अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो कलकत्ता चले जाइए, बड़ी लाइब्रेरी है, वहां सब कुछ मौजूद है, पूरे अखबार भरे हुए, सब लिखा हुआ है। लेकिन हमने उसको पढ़ना ही नहीं चाहा। मात्र 1 साल के अंदर 14 अगस्त 1946 में यह घटना घटती है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। हम किस गलतफहमी के शिकार हैं? बंगाल 2 हिस्सों में टूट जाता है, लेकिन हमने उस तमाम सारी चीजों को लोगों को नहीं बताया। इसी तरीके से पंजाब के अंदर और जो कश्मीर का पूरा बॉर्डर है, वहां से लोग आना शुरू हो गए थे कि अब हालात खराब होने वाले हैं। तो जो समझदार मुसलमान थे वो आ गए, लेकिन जैसी हमारी आदत है, आज भी है, कि जब तक कैराना और मेरठ, मालदा, रामपुर, अलीगढ़ ना हो, तब तक हम अपने घर से, दरवाजे से उठ के बाहर नहीं निकलते। जब तक संकट दरवाजे पे आकर के आपको नॉक ना करना शुरू कर दे, जब इतनी देर हो जाती है, तब आप कहते हैं अच्छा अब तो ये हमारे घर आ गए, अब क्या करें? तो या तो आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं या मकान बेच के चले जाते हैं। यही हो रहा है। लिहाजा 1944 से 1947 तक, 48 तक पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर में और पंजाब के बॉर्डर से 5600 परिवार आए थे। ये सब सरकारी रिकॉर्ड की बात है, ये कहीं 5 जन में छुपी हुई खबर नहीं है। कोई आरोप नहीं लगा सकता है, इसलिए तथ्यों पे, हिस्टोरिकल, उसको हमेशा टेम्पर मत कीजिएगा। मेरे फेवर में जाए या मेरे खिलाफ जाए, क्योंकि आज की जनरेशन के पास अगर हम कुछ भी गलत कहेंगे, डॉट बराबर भी गलत कहेंगे, तो जिस जनरेशन को आप लोग कहते हैं कि ये युवा जनरेशन है, ये मोबाइल में लगी रहती है, ये पिज्जा खाती है, ये मोमोज खाती है, इनको, वही जनरेशन सबसे बड़ी राष्ट्रवादी है। उसके अंदर के राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद का नाम है कि जोर से भारत माता की जय कह जाने से राष्ट्र मजबूत होगा, नहीं होगा। वो चुपके से 35 हटाने की मुहिम से होगा, वो चिल्लाने से नहीं होगा। तथ्यों पे बात कीजिए, जमीनी सच्चाई को समझ के आगे बढ़िए। चिल्लाने से कुछ नहीं होना। तो हुआ क्या कि आपने
44 के बाद जो 5600 परिवार आए थे, यानी उस वक्त के नेता जो अपने आप को कहते हैं अरे क्या बड़े लीडर थे भाई, क्या कद्दावर लीडर थे, लेकिन उन लीडरों की मक्कारी हमने नहीं सुनी कि वो जो 5600 परिवार आए थे उसमें डोगरा थे, उसमें सिख थे, उसमें गुप्ता जी भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें बौद्ध भी थे। खालिस वो 5600 परिवार शुद्ध रूप से हिंदू था, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। 5600 परिवार, उनके कट डेट आज आप कहते हैं, आप उस वक्त के उस दौर में जब भारत में अफरा तफरी का माहौल था, तब भी लोगों की निगाहें उस गिद्ध और चील जैसी लगी हुई थी कि हमारा कौन है और पराया कौन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। और उस वक्त हमारी पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप भाई भाई हिंदू मुस्लिम के नारे लगा लगा करके सिर्फ एक तरफा इस देश में सेकुलरिज्म को मजबूत कर रही थी। वो 44 में आए हुए लोग जो कश्मीर में आकर के कश्मीर के बॉर्डर पर रहने लगे, आपने इसलिए 44 की डेट रखी कि वो जो आर्टिकल 35A था उसमें ये पहला प्रोविजन था कि राज्य की सरकार को इस बात की इजाजत मिलती है इस आर्टिकल से कि वो तय करेगी कि जम्मू कश्मीर में किसको नागरिकता दी जाए, किसको न दी जाए। तो वो जो 5600 परिवार थे वो 47-48 तक बेचारे आ चुके थे, उनको कैसे इस परिधि से बाहर रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके इंप्लीमेंटेशन की डेट जो आपने 14 मई 1954 को भारत के संविधान में शामिल किए, हम इसको 44 से लागू करेंगे ताकि 44 के बाहर वालों को हम बाहर कर दें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के नाम पे छोटी छोटी बात पे लोग डेमोक्रेसी पे सवाल करते हैं। अब तो डेमोक्रेसी के नाम पे इस देश के तोड़ने वाले जो हैं अल्लाह का नाम लेके कहते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम तोड़ेंगे। ये ऐसी इस देश में आजादी है। उन लोगों ने आज तक हर भारत के उस आदमी को शर्मसार होना चाहिए था और होना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी शर्मसार था, मुझे भी गुस्सा था। यह भारत का लोकतंत्र इतना जबरदस्त लोकतंत्र है कि आप हर बार चुनाव होते हैं कोई ना कोई कहानी ऐसी सुनते हैं कि फला पहाड़ी पर, सुदूर पहाड़ी पर 2 वोटर रहते हैं, उनका वोट डलवाने के लिए भारत का इलेक्शन कमीशन 8 लोगों को मशीनें लेके ऊपर भेजता है। इतना मजबूत लोकतंत्र है हमारे यहां। हमें लोकतंत्र में मतों की इतनी चिंता है। यह है कि नहीं है, मैं गलत कह रहा हूं? ऐसी खबरें आप पढ़ते नहीं पढ़ते? एक वोटर था फलाने गांव में और हम उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। करना चाहिए क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या विश्वास है आपका कि जो 5600 परिवार आए थे उनकी गलती क्या थी कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं थे? उनको जो रास्ता मिला वो उस रास्ते से जम्मू आ गए। उनकी गिनती 7.5 लाख हो गई और 70 साल में इस प्रावधान ने उनको भारत के मत अधिकार से वंचित कर रखा था। वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, वोट नहीं दे सकते थे। 70 साल तक लोकतंत्र के किसी पहरी को चिंता नहीं हुई। जो लोग जहाज में जा रहे हैं आज ये चेक करने के इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कभी नहीं गए पूछने कि इन 70 सालों में इन 7.5 लाख लोगों का क्या कसूर है, क्योंकि इनको लगता था कि ये इस तरफ आके सुरक्षित रहेंगे तो वो इधर आ गए। लेकिन उनकी सुरक्षा देखिए कि आपने प्रावधान ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया कि उन्होंने नागरिकता से वंचित कर दिया उनको। और वो नागरिक नहीं है तो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न जम्मू कश्मीर की किसी स्कीम का फायदा ले सकते हैं, न राज्य का चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट दे सकते हैं। वो 70 साल से थे, लेकिन देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका गर्व मचा रहा था। ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये समाज को उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए थी? इसी तरीके से एक घटना का रेफरेंस देके मैं अपनी बात आगे कहना चाहता हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी चुप्पी ने बोनो और लुटेरों को हम पे राज करने की इजाजत दे दी। जिस मिट्टी में, जिस सभ्यता में सबको साथ लेने की परंपरा थी, जिस परंपरा और आदर्शों की वजह से आप 700 साल तक गुलाम रहे, आपने किसी को नहीं रोका कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारा मत यह है, तुम अपने मत को मानो, लेकिन हमसे हमारे मत के बारे में मत करो। लेकिन आपने अपनी उस प्रवृत्ति के चलते कि हम आदर्श हैं, तो आपने दुनिया को भी आदर्श समझा और उन्हीं बोनों ने आपको गुलाम बना लिया। और आज वो चले गए, लेकिन जगह जगह कुंडी लगा करके चाबी यहां के मुसलमानों को दी गई। बाबरी मस्जिद तुम्हारी है, कुतुब मीनार तुम्हारी है, ताजमहल तुम्हारा है,
अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये बाबर के वारिस हैं, औरंगजेब के वारिस हैं, या कश्मीर में अब्दुल्ला साहब के जो पूर्वज हैं। अब्दुल्ला साहब प्राइवेट मीटिंग में तो बताते हैं, सार्वजनिक कहने से डरते हैं। 1722 में इस अब्दुल्ला परिवार के पूर्वज का नाम था राघो राम, जो साहब इस देश को एक तराना देके गए हैं, सारे जहां से अच्छा, वगैरह वगैरह। वो मोहम्मद इकबाल साहब भी कश्मीरी पंडित ब्राह्मण थे। तो जो यहां कन्वर्ट हुए, यानी आप ट्रेजेडी देखिए जीवन की, कि जो लोग उस वक्त जो भी भारत में आए, उन्होंने तलवार के जोर पर अत्याचार करके आपको कन्वर्ट कर लिया। और उनका मॉरल देखिए कि जो उन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, वो आपको, आज के समाज को, मेरे पूर्वजों को, मेरे दादा परदादाओं को, उनसे कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, तुम औरंगजेब से ज्यादा तो खतरनाक नहीं हो यार, तुम बाबर से ज्यादा तो अत्याचार नहीं कर सकते। हम जब नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे भाई। तो अब ये जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन का जो चक्कर चल रहा है, मजहब के नाम पे परिवर्तन का जो चक्कर चल रहा है, और वो लोग आपको डरा नहीं रहे, आपको इतना डरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा पुरुषार्थ उन्हीं में था। तो ये पुरुषार्थ तब कहां चला गया था जब शलवार पहनने थे। तो आप तो 2 रुपए किलो चावल की वजह से कन्वर्ट हो गए, हम उस वक्त भी कन्वर्ट नहीं हुए जब हमारी गर्दन पे तलवार रखी हुई थी। तो तुम हमको क्या बदलोगे भाई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान है, जिसको मैंने अभी 3 महीने पहले ही लिया था, अब मैंने उसका विसर्जन कर दिया है। उस संविधान में एक एग्जीक्यूटिव, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचे कि कितने गहराई तक जड़ें हैं। और शायद इस घटना के बाद जो 6 अगस्त को हुई है, तो पूरी दुनिया में और देश भर में जो प्रतिक्रिया हो रही है, उससे आपको अंदाजा होगा कि हम अपने घर के अंदर किचन का दरवाजा किधर खोलेंगे और बेडरूम में कौन सोएगा, ये हम तय करेंगे या पड़ोसी तय करेगा। तो संविधान की धारा हम हटाएं ना हटाएं, ये हमारा मामला है। इसके लिए बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों का जुलूस क्यों निकल रहा है। पाकिस्तान को इसकी क्यों चिंता हो रही है, क्योंकि जड़ें हैं भारत में, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 60 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दुर्भाग्य है, मुझे अभी भी कहने में कोई झिझक नहीं है, उसमें 20 कश्मीरी पंडित भी हैं। ये मुझ जैसे आदमी जिसका बाप दादा परदादा कभी कश्मीरी नहीं गया, मेरा तो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, न मेरा कश्मीर से कोई इंटरेस्ट है, न लेना है न देना है, न मुझे जीवन में कोई चुनाव लड़ना है, न मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैंने तो साधारण सी अपनी नौकरी छोड़ के ये काम इसलिए शुरू किया कि मुझे लगता था कि मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कंट्रीब्यूट हो गया, इसलिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। आज आप जानते होंगे कि देश में जो राष्ट्रवादी धारा बह रही है, उसका सिर्फ क्रेडिट या योगदान किसी लीडर को या ग्रुप विशेष को या दल विशेष को नहीं जाता है। अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का जाता है तो वो है हमारे युवा। आज की युवा पीढ़ी जो संचार के साधनों से लैस है और सच को पकड़ने में बहुत देर नहीं लगाती है। आप इतना समझिए कि सामाजिक यानी सोशल मीडिया के दौर में, संचार क्रांति के दौर में, इंटरनेट के दौर में आज का युवा और जिज्ञासु लोग 2 मिनट में सारी चीज़ों के तथ्य सामने निकाल लेते हैं। और हो न हो इसी कारण देश में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है और प्रसार हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का ही है। दरअसल था क्या कि हमें आज़ादी के बाद खास तौर पर सनातनियों को बहुत ही कंफ्यूज रखा गया और कभी भी उनको वास्तविकता की, जमीनी वास्तविकता की जानकारी तथ्यों के साथ नहीं मिलने दी गई, या यूं कहें कि जिन पर विश्वास था उन लोगों द्वारा भी सच को सामने नहीं आने दिया गया। तो हमें इतना समझना जरूरी है कि अब हम कंफ्यूज नहीं है, सनातनी कंफ्यूज नहीं है, उसे तथ्यों की और सत्य की जानकारी है।
और यह कहने में कोई संदेह नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि जिन लोगों ने भयवश अपना धर्म बदला था, मुस्लिम बने थे, आज वही लोग भारत में सनातनियों से अधिक छल प्रपंच और क्रूरता से पेश आ रहे हैं। यानी जिनके पूर्वजों ने कायरता के मारे, भय के मारे तलवार के दम पे सलवार पहनी थी, वो आज सनातनियों को आंखें दिखा रहे हैं। दरअसल कभी कभी उस वक्त भी जब हमें बोलना चाहिए था, तब भी हम खामोश रहे हैं। यह चुप्पी हमें बहुत ही महंगी पड़ी है। हमें सत्य से, राष्ट्रवादी विचारों से अवगत रहकर सजग रहना है और सतर्क रहना है, ताकि इतिहास में जैसा खेल हमारे साथ हुआ वैसा हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ न हो, हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ वो आने वाली पीढ़ियों के साथ न हो। सत्य के एक एक तथ्य को बारीकी से निकाल कर लाने वाले पुष्पेंद्र कुलशेख जी को आपने सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि पुष्पेंद्र जी के विचार ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा राष्ट्रवादियों तक पहुँचे, ज़्यादा सनातनियों तक पहुँचे और हमारे वीडियो अपलोड्स आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले अंक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।